हिंदी संक्रांति मंच द्वारा आयोजित की जा रही लाइव कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित पाठ ल्हासा की ओर, जिसके रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। और इससे पूर्व हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि यह आपकी दूसरी कक्षा है और कल की कक्षा में जो विद्यार्थी कल की लाइव कक्षा को अटेंड नहीं कर पाए किसी कारण से, तो वो विद्यार्थी भी कल की कक्षा को हमारे YouTube चैनल के ऊपर उस वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। अगर उस कक्षा को वो अटेंड करना चाहें तो वहां पर जाकर उसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो विद्यार्थी आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, जो आज पहली बार लाइव कक्षा को अटेंड कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो नोटिफिकेशन का है उसे भी जरूर ऑन कर लें, ताकि जो भी लाइव कक्षा की सूचना है और जो वीडियो अपलोडिंग की सूचना है वो आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कक्षा। आज की जो हमारी कक्षा है वो है पाठ ल्हासा की ओर, जिसके रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जो है वो हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म आजमगढ़ जिले के पंधा गांव नाम में 1893 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था वो केदारनाथ पांडे था। बचपन से ही इनकी जो प्रवृत्ति थी वो घुमक्कड़ थी। घुमक्कड़ का तो वो घूमने फिरने के अधिक शौकीन थे और इनका जो घूमने फिरने की प्रवृत्ति के कारण ये साधु बन गए और इनका नाम पड़ा दामोदर। इसके पश्चात जैसे इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के कारण इनका जो नामकरण हुआ वो राहुल सांकृत्यायन हुआ। 1963 में इनका निधन हो गया। तो ये देख लीजिए कि अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल, ईरान, चीन, जापान, मंचूरिया, इंग्लैंड, सोवियत संघ आदि अनेक देशों की यात्राएं की। तो वास्तव में ये सही अर्थों में ये कहा जा सकता है कि घूमने फिरने के माध्यम से जो इन्होंने ज्ञान अर्जन किया उसके आधार पर ये सच्चे अर्थों में महापंडित थे। तो ये जो पाठ है ल्हासा की ओर, इस पाठ में राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी पहली जो तिब्बत यात्रा है उसका वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 2930 के आसपास की थी। और इस यात्रा के अंतर्गत उन्होंने जो रास्ता चुना था वो नेपाल के रास्ते से तिब्बत की यात्रा की थी, क्योंकि उस समय जो भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म भेष में की थी। यानी कि अपना बहरूपिया का भेष बनाकर, भिखमंगे का रूप बनाकर ये यात्रा की थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले जब फटी कयुमपोंग का रास्ता नहीं बना था तो नेपाल से तिब्बत जाने का ही एक रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया। इस पाठ के अंदर बताते हैं कि जो फटी कयुमपोंग का रास्ता है वो वास्तव में क्या है, मुख्य रास्ता है। मुख्य रास्ता क्यों है? क्योंकि यह एक व्यापारिक और सैनिक रास्ता था। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता, वहां औरतें पर्दा नहीं डालती हैं। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता, नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और जरूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं और घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। यानी कि इन शब्दों में राहुल सांकृत्यायन जी वहां की जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार के लोगों का वहां पर अजनबियों के साथ व्यवहार होता है। जो भिखमंगे हैं उनको कोई घर में घुसने नहीं देता, अन्यथा अगर कोई यात्री जाता है तो अगर उसको भोजन की आवश्यकता है या चाय की आवश्यकता है तो अगर आप सामग्री दे देते हैं तो किसी भी घर में जाकर आप क्या कर सकते हैं, चाय बनवा सकते हैं, भोजन पकवा सकते हैं। और इसके पश्चात परित्यक्यता चीनी किले से, अब इसके बाद के जो मुख्य बिंदु हैं, परित्यक्यता का अर्थ होता है जिसका त्याग कर दिया गया हो। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति की 2 चिटें राहदारी देकर थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। तो अब चीनी किले से चलने के बाद वो कहां पहुंचे, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो वो पहुंचे थे थोंगला के पहले के आखिरी गांव में। यहां सुमति मंगोल भिक्षु जो राहुल सांकृत्यायन जी का मित्र भी रहा,
वो उनको मिला था और उनकी पहचान होने के कारण, भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। यानी कि भिक्षु का जो भेष उन्होंने धारण कर रखा था, वहां पर उनको रहने के लिए अच्छी जगह क्यों मिल गई? क्योंकि वहां पर उनकी जान पहचान का उनका एक मंगोल भिक्षु दोस्त था जिसका नाम था सुमति। इसके पश्चात 5 साल बाद वे इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी। आज से 5 साल पहले भी उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी राहुल सांकृत्यायन ने, लेकिन तब उनको यहां पर रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, जगह नहीं मिली थी और गरीब की झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, एक गरीब व्यक्ति की झोपड़ी में रहना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। उनका जो वेश था वो एक भद्र यात्री के रूप में था। अगले दिन राहुल जी और सुमति जी को एक विकट डांडा थोंगला पार करना था। ये रास्ते का नाम है थोंगला। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों और गांव का नामो निशान ना था। यानी कि जो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई थी वो लगभग 16-17 हजार फीट थी और जिस डांडे से वो जा रहे थे उसके आसपास आबादी अथवा गांव का कोई नामो निशान भी नहीं था। और दूसरी जो समस्या किस प्रकार की थी वो ये थी कि डाकुओं के छिपने की जगह थी। यानी कि वो जो क्षेत्र था वो इस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र था जहां पर डाकू आसानी से छिप सकते थे और सरकार की नरमी के कारण यहां पर अक्सर खून हो जाते थे, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई सख्त व्यवस्था नहीं करी गई थी सुरक्षा की दृष्टि से। चूंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना हुआ था। अब डाकुओं से सामना सामना हो भी जाए अगर, तो डाकू उनको भिखारी वेश में देखेंगे तो उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, अर्थात तो उनको अपनी जान का खतरा नहीं था। लेकिन हाँ, लेखक को ऊंचाई से डर अवश्य लग रहा था। इसके पश्चात दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे और उत्तर ओर की पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखाई दी। अब ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि लेखक की ने किस दिशा में कम बर्फ से ढकी हुई चोटियां देखी। तो कम बर्फ से जो ढकी हुई चोटियां थी वो कौन सी दिशा में थी? वो उत्तर दिशा में थी। और उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। यानी कि उन्होंने जो रास्ता था वो गलत रास्ता चुन लिया। और कितने किलोमीटर तक चले या कितने मील की यात्रा उन्होंने की? लगभग 1.5 मील वो क्या है, वो गलत रास्ते पर चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके जो घोड़े ने है वो सुस्ती के कारण वो पीछे रह गया था और उसने गलत रास्ते को चुन लिया था। बाद में पूछकर पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिने की तरफ तथा जिससे लेखक को देर हो गई। जब उन्होंने पता किया कि वो किस रास्ते पर चल रहे हैं तो उन्होंने बताया कि आप क्या है वहां से बाएं मुड़ गए हैं, जबकि लंगकोर जाने का रास्ता क्या था? दाहिनी तरफ था। तो इस प्रकार वहां से फिर लेखक को देर हो गई और इस बात से जो उनके साथी थे, जो सुमति जिसका नाम था बौद्ध भिक्षु, वो नाराज हो गए, परंतु जल्द ही उनका गुस्सा ठंडा हो गया और वे लंगकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। वे अब तिट्टी के मैदान में थे। ये जगह का नाम है तिट्टी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी जिसका नाम तिट्टी समाधि गिटी था। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे, वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें क्या कर दिया? मना कर दिया कि आप उनसे मिलने चले जाओगे तो मैं यहां पर अकेला रह जाऊंगा और मैं इस क्षेत्र के बारे में परिचित नहीं हूं। और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। अब सुमति को लालच क्या दिया लेखक ने कि तुम मुझे छोड़कर तिट्टी के जो आपके परिचित लोग हैं वहां से मिलने मत जाओ, मैं तुम्हारा जो भुगतान है वो कहां पर जाकर करूंगा? लहासा पहुंचकर कर दूंगा। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। तो ये एक अन्य अनुभव था लेखक को इस तिब्बत यात्रा का, लहासा की ओर जब उन्होंने यात्रा की, क्योंकि उन्होंने सुबह अपनी यात्रा शुरू नहीं की थी, थोड़ा देरी से अपनी यात्रा शुरू की थी, इसलिए उनको अपनी जो यात्रा थी वो कब कैसे तय करनी पड़ी? वो कड़ी धूप में अपनी यात्रा तय करनी पड़ी। और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर जो धूप होती है वो सख्त धूप होती है। इसके पश्चात आगे
वे अपनी पीठ पर अपनी चीजें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना बनाकर टोकर विहार की ओर, शेखर विहार की ओर, ये टोकर लिखा हुआ है तो यहाँ पे है शेखर विहार की ओर चलने की बात कही। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी हुई है। जो तिब्बत क्षेत्र की, अब यहाँ पे जो वहां की रहन सहन की व्यवस्था है, जो वहां की जमीनी व्यवस्था है, उसके बारे में लेखक अपना अनुभव बांट रहे हैं कि तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी हुई है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद करता था, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। बेगार का अर्थ होता है बिना पैसे अदा किए, फ्री में मिल जाना। तो जो खेती जागीरदार करता था उनको मजदूर बेगार में कैसे मिल जाते थे, क्योंकि जो बाकी जमीन थी वो उसको जैसे ठेके पर जमीन दे दी जाती है, काश्त पर जमीन दे दी जाती है, तो उन्हीं काश्तकारों से वो अपने हिस्से की खेती करवा लेते थे। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नसे से मिले। वह एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो वहां पर मंदिर था वहां पर बुद्ध वचन की लिखी हुई कितनी पोथियां उपलब्ध थी, तो 103 पोथियां उपलब्ध थी और प्रत्येक पोथी का जो वजन था वो लगभग 15 सेर था। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे लेखक पढ़ने में लग गए और इसी के दौरान लेखक ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, तो जिसमें लेखक ने स्वीकार कर लिया क्योंकि लेखक उन पोथियों को पढ़ने में व्यस्त थे। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूंकि तिट्टी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नसे से विदा लेकर चल दिए। तो इस प्रकार राहुल सांकृत्यायन ने अपनी यह यात्रा इन अनुभवों के साथ पूरी की। तो सुमति कौन है? सुमति वह लेखक को यात्रा के दौरान मिला था। वह एक मंगोल भिक्षु था और उसका जो वास्तविक नाम था वो लोवस्टॉक था, जिसका अर्थ होता है सुमति प्रज्ञ। तो इसलिए सुविधा की दृष्टि से लेखक उसे क्या नाम देते हैं, वो उसे कहने लग जाते हैं कि वो सुमति है। सुमति प्रज्ञ उसके नाम का अर्थ था, वास्तविक नाम उसका लोवस्टॉक था, इसलिए लेखक उसे सुमति के नाम से बुलाते हैं। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि लेखक ने उसको सुमति कहकर क्यों पुकारा, क्योंकि उसका जो नाम का अर्थ था वो क्या था, सुमति प्रज्ञ था। तो इस प्रकार ये पाठ का सारांश था, मुख्य बिंदु थे और उस यात्रा के दौरान की जो मुख्य घटनाएं थी उसके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात कर रहे हैं इस पाठ के जो प्रमुख बिंदु हैं उनके बारे में, प्रश्न उत्तरों के बारे में। सबसे पहला जो प्रश्न है कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर, अभी हमने चर्चा की थी कि जब वो थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचे, भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। क्यों? तो अभी हमने बात की थी कि संबंधों का बहुत महत्व होता है। इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत के इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वह जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु कौन थे? सुमति थे। सुमति की वहां जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। जब अगली यात्रा लेखक करते हैं तो भद्र वेश में, यानी कि पहले भिक्षु के भेष में भी गए, लेकिन फिर भी उनको रहने के लिए अच्छी व्यवस्था हो गई, क्योंकि वहां उनकी जान पहचान का कौन मिल गया था? सुमति मिल गया था। और सुमति वहां का एक लोकल रहने वाला था, स्थानीय निवासी था, तो उसकी जान पहचान से लेखक को रहने में कोई दिक्कत नहीं हुई, व्यवस्था होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब दूसरी यात्रा पर वो जाते तो उस समय सुमति नहीं होता और उनके हालांकि पहरावे में भी भद्रता थी, यानी कि जेंटलमैन बनकर गए थे, लेकिन फिर भी उनको रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। इसके पीछे कारण यह है कि लोगों की मेंटालिटी जो है, जो उनकी सोच है, जो उनकी मनोवृत्ति है, वो बदल गई होगी। और दूसरे, तिब्बत के लोग शाम को 6 बजे के बाद छंग पीकर, छंग एक प्रकार का मादक पदार्थ है, जैसे वाइन जिसको हम कह सकते हैं, लोकल मदिरा जो है, तो छंग पीकर क्या रहते थे? मस्त रहते थे। तो उस छंग पीकर मस्त रहने के कारण किसी अनजान व्यक्ति को वो अपने घर में रुकने की व्यवस्था
नहीं करके दे सकते थे, इसलिए तब यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो जैसा कि बताया कि डाकुओं का खतरा था और रास्ते में उनको लूट लेते थे, उनको मार भी देते थे, तो इस प्रकार वहां पे हथियार का ही कानून था। तो इस हथियार रखने के संबंध में कोई कानून नहीं था, यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे, यानी कि सरकार की कोई रोक टोक नहीं थी, कोई उनके ऊपर सख्ती नहीं बरती जाती थी, कोई उनकी चेकिंग या उनका कोई ऐसा यानी कि कार्यक्रम नहीं रहता था कि जिससे उनके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। तो इस प्रकार लोगों के लिए हथियार रखना लाठी डंडे के समान था। तो साथ ही वहां अनेक निर्जन स्थान थे जहां न पुलिस का प्रबंध था और न ही खुफिया विभाग की जानकारी थी। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे और तब देखते थे कि उसके पास कुछ है भी या नहीं। इस प्रकार वहां पर जान जोखिम का जो खतरा है वो हमेशा बना रहता था। तो इस प्रकार की वहां पर क्या थी, सामाजिक व्यवस्था थी, जिसका चित्रण इस यात्रा वृत्तांत में राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। और इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है वो है, लेखक लंगकोट के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? देखो, हमने अभी बात की थी कि जाना उसको दाहिनी ओर था, लेकिन उसका जो घोड़ा था वो बाईं तरफ मुड़ गया था। 1-1.5 मील आगे चला गया था, तो वहां पूछने पर उसको पता चला कि जो मैं गलत रास्ते पर अपने घोड़े को ले आया हूं। तो 2 कारणों से पिछड़ा, क्योंकि उनका जो घोड़ा था वो थक कर सुस्ताने लग गया था, पीछे रह गया था। वह रास्ता भटककर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया, जिसके कारण उसे वहां से वापस आना पड़ा। इस कारण लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया था, जिसके कारण सुमति उनसे नाराज भी होते हैं। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो दूसरी बार रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पर लेखक को अध्ययन के लिए पुस्तकों के बड़े बड़े ढेर मिल गए थे। यानी कि वहां पर लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार एक मंदिर में रखी बुद्ध वचन की अनुदित पुस्तकें या अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां मिल गई थी, जिनकी संख्या थी 103। तो लेखक उनको पढ़ने में इतने मगन हो गए, तो उन्होंने समय देखा कि इसमें समय लगने वाला है, तो उसने अनुमति दे दी किसको? सुमति को, कि तुम जाओ और जाकर अपने यजमानों से मिल आओ। तो हालांकि सुमति तो दोपहर तक वापस आ गया, लेकिन वो लेखक काफी समय तक उन पोथियों का अध्ययन करने में लगे रहे। प्रश्न संख्या 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली कठिनाई क्या थी कि एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया था। दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण, क्योंकि सुबह की जो यात्रा वो जल्दी शुरू नहीं कर सके, सुबह तय करते तो धूप में ना चलना पड़ता, लेकिन वो थोड़ी देरी से शुरू करने के कारण उनको धूप में चलना पड़ा। और उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी। और उसके पश्चात चोरी के डर से भिखमंगों को वहां के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। ये उस यात्रा के दौरान का अनुभव है। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। और इसके पश्चात अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर आप बताइए कि उस समय तिब्बत का जो समाज था, जो तिब्बती समाज था, वो कैसा था? तो जैसा कि हमने पाठ की जो चर्चा की थी उसमें बताया था कि तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी कोई बुराइयां नहीं थी। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर वहां कोई भी किसी के घर में जा सकता था। पुरुष वर्ग जो था वो शाम के समय जो है छंग पीकर क्या हो जाते थे? मदहोश हो जाते थे, यानी कि वो नशे में उस मादक पदार्थ को पीने के बाद मदहोश हो जाते थे। और समाज में अंधविश्वासों का भी बोलबाला था। तो ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी। पहली, पर्दा प्रथा और छुआछूत जैसी कोई बात नहीं। दूसरा, महिलाओं को स्वतंत्रता थी, या कह सकते हैं कि इतनी वो वैचारिक रूप से स्वतंत्र थी कि अजनबी लोगों की भी वो सहायता करने के लिए तैयार रहती थी। भिखमंगों को घर के अंदर घुसने की अनुमति नहीं थी।
जो पुरुष वर्ग था वो शाम के समय छंग पीकर मदहोश रहता था और समाज में अंधविश्वासों का बोलबाला था। ये उस समय के सामाजिक जो परिदृश्य का वर्णन इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तिब्बती समाज कैसा था जब लेखक ने यात्रा की। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 7 है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? तो लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें थी और पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इनमें से सही उत्तर रहेगा क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, तो इसीलिए उसने प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न थे वो इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा जो प्रश्न संख्या 8 है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को चित्रण कर सकते हैं? यानी कि सुमति को जानने वाले हर एक गांव में थे, तो इस आधार पर आप उनकी चरित्र की क्या विशेषताएं पाते हैं? तो इसका अर्थ क्या है? सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे जिनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था। ये तो हम अपने चारों तरफ भी देखते हैं कि गांव में, शहर में, मोहल्ले में क्या होता है कि जो व्यक्ति मिलनसार होता है, जो हंसमुख प्रवृत्ति का होता है, तो उसकी जान पहचान अधिक होती है। जो सीमित क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि जो अपना दायरा सीमित रखते हैं, तो इसका मतलब वो गंभीर व्यक्ति हैं, तो उनसे कोई मिलना पसंद नहीं करता। तो अगर सुमति की जान पहचान हर एक गांव में लेखक को देखने को मिल रही है, तो इसका अर्थ क्या है कि सुमति मिलनसार भी है और हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति भी है, जिससे हर एक व्यक्ति उसको जानता है। सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गड्ढे बनाकर दिया करते थे और उन्हें उनसे क्या लेते थे? दक्षिणा लेते थे। तो यजमानों के साथ भी उनका संबंध हो गया। सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे, पर इसकी खबर लोगों को नहीं लगने देते थे। अभी हमने बात की कि तिब्बत का जो समाज था वो अंधविश्वासी समाज था, तो इसका लाभ कौन उठाते थे? सुमति उठाते थे। वो क्या करते थे? अपने यजमानों को अंधविश्वास के आधार पर क्या है? ठगते थे, लेकिन इसकी खबर उन लोगों को नहीं थी। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे, बौद्ध भिक्षु थे, मंगोल भिक्षु थे। वह कई बार तिब्बत आ चुके थे और वहां के हर गांव से पूरी तरह से परिचित थे। तो इस प्रकार ये चारित्रिक विशेषताएं हैं किसकी? सुमति की। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के आधार पर हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, अपने विचार व्यक्त कीजिए। कि जो आदमी की जो ड्रेस है, जो उसकी वेशभूषा है, जो उसका पहरावा है, वो उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं। अगर असहमत हैं तो भी, अगर असहमत हैं तो भी अपने विचार लिखिए। ये आपका रचना और अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर ही तय होते हैं। जैसी हमारी वेशभूषा होती है वैसा ही हमारा आचरण व्यवहार बन जाता है, ऐसा कहा जा सकता है। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं और गंदे कपड़े देखकर उसे क्या है? दुत्कार देते हैं। यानी कि अगर किसी के अच्छी ड्रेसिंग है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो हम उसको सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर किसी के कपड़े मैले कुचैले हैं या गंदे कपड़े हैं, तो उसको अपने पास फटकने नहीं देते। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे थे, इसलिए उन्हें यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा, क्योंकि उसने भेष बनाया हुआ था किसका? भिखमंगे का। तो उसको विश्वास नहीं था कि उसका इतना सत्कार होगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह से ठीक नहीं है, ये हमारा निजी मत है। तो वेशभूषा के आधार पर किसी के साथ व्यवहार परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अनेक संत, महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र से इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव किसका पड़ता है? वेशभूषा का ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करने की कोशिश करते हैं, ऐसा समाज में देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम समाज में रह रहे हैं तो वास्तव में ये हमारे एक तरह के अनुभव की बात होती है कि जिस प्रकार का किसी का ड्रेस कोड होता है, जैसे किसी का पहरावा होता है, उसी प्रकार का उसको क्या है, उसके साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को उसके कपड़ों से ही आंकना ये भी सही
नहीं है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न थे ये लहासा की ओर पाठ के आधारित प्रश्न थे, जिसमें हमने एक तो प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से भी लिए हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने उनकी चर्चा की है। आप अगर इनको एक दो बार सुन लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि ये पाठ और इसका जो केंद्रीय विषय वस्तु है, जो उसका ये कह सकते हैं कि कथानक है, वो आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि किस उद्देश्य से ये पाठ लिखा गया है। ये पाठ यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा गया है और यात्रा वृत्तांत जो है बहुत लाभकारी रहते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक क्षेत्र की यात्रा हम अपने जीवन में कर पाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हम दूसरे की यात्रा अनुभवों से हम वहां पर के जो सामाजिक, वहां का जो रहन सहन है, वहां का जो धार्मिक परिवेश है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य से ये जो पाठ है ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ताकि विद्यार्थियों को तिब्बत क्षेत्र के जो वहां के परिवेश के बारे में जानकारी मिल सके। और इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं एमसीक्यू प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें से आपको ये कह सकते हैं कि 3-4 प्रश्न जो है अगर देखा जाए तो पाठ में से अवश्य आपको मिलेंगे। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी। तो अगर चाय किसमें कूटती थी तो उसका अर्थ है चौंगी, चौंगी में वो चाय कूटती थी। और अगर आ जाए कि किसमें चाय परोसती थी या देती थी, वो खूंटी में वो क्या देती थी, चाय परोसती थी। इसके बाद थोंगला क्या है, तो थोंगला है वो एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था, हमने बात की थी अभी कि दूसरा व्यक्ति कौन था, सुमति था। तिब्बत में खतरे की जगह क्या कहलाती है, उनको डांडे कहा जाता है। और कुची कुची का अर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार जो परीक्षाओं में पूछा गया है। कुची कुची का अर्थ है दया, दया। लेखक समुद्र से कितनी ऊंचाई पर था, तो 17,000 फीट की ऊंचाई पर था। भीटे का आकार कैसा होता है, भीटे का आकार टीले के समान होता है। बहुत कम बर्फीली, आ गया है ये प्रश्न, देखिए आप, बहुत कम बर्फीली चोटियां किस दिशा में थी, तो उत्तर दिशा में थी। लेखक किस तरह घोड़े पर घूमता हुआ जा रहा था, तो दो विविकत्सों के रूप में वो अपने मस्त होकर घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा था। इसके पश्चात लेखक जहां से रास्ता भूला वहां से कितने रास्ते पट रहे थे, 2 रास्ते वहां से पट रहे थे, एक दाहिनी ओर और एक बाईनी ओर। और उसके बाद लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला, तो 1-1.5 मील वो जो है वो गलत रास्ते पर चला था। तो इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि मंगोलों का जो मुंह है वो कैसा होता है, तो मंगोलों का जो मुंह है वो लाल होता है। ये जो प्रश्न थे हमने आधे प्रश्न जो है एमसीक्यू के वो उसमें से देखे हैं। अगली स्लाइड पे देखिए आप, जो बाकी रहते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुमति ने कितनी टोकरी कंडे फूंक दिए, जब लेखक पीछे रह जाते हैं तो उनके इंतजार में वो कितने टोकरी कंडे फूंक चुके होते हैं, यानी हाथ सेकने के लिए, तो 2 टोकरी कंडे वो फूंक देते हैं। और चाय को कितनी बार गर्म कर चुके थे, वो 3 बार चाय को गर्म कर चुके थे। किस स्थान पर वे एक अच्छी जगह ठहरे, तो लंगकोर में एक स्थान पे वो बहुत अच्छी जगह पर ठहरे। थुकप्पा क्या है, तो थुकप्पा एक खाद्य पदार्थ है, खाने वाला पदार्थ है। और लेखक पहाड़ों से घिरे किस स्थान पर पहुंचा, तिंगरी, जो कि अंतिम गांव था, अंतिम से एक पहला गांव जो था उसका नाम तिंगरी। और लेखक ने सुमति को बहाना बनाकर किस विहार की ओर चलने को कहा, तो शेखर विहार की ओर चलने को कहा, जहां पर उनको क्या मिली थी, बोध वचन के अनुवाद मिले थे। और वहां पर कितनी पोथियां मिली थी, कितनी प्रतियां उपलब्ध थी, 103। और प्रत्येक का वजन कितना था, लगभग 15-15 सेर उसका वजन था। किस भिक्षु से विदाई लेकर लेखक चल पड़ा, तो नमसे भिक्षु से विदाई लेकर वो चल पड़े। लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, ये जब वो लेट हो जाते हैं, वो देरी से पहुंचते हैं, उनका घोड़ा जो है रास्ता भटक जाता है, तो वो आकर कहते हैं लेकिन मेरा कसूर नहीं था मित्र। तो ये कथन किसका है, ये कथन है लेखक का। और सामान ढोने वाले को क्या कहते हैं, भरिया कहा जाता है सामान ढोने वाले को। तो आज की लाइव कक्षा में हमने प्रयास किया है आपको पाठ का पूरा सारांश आपके सामने रखने का। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, महत्वपूर्ण घटनाएं थी,
हमने उसकी चर्चा आपके साथ की है और इसके साथ साथ इस पाठ के ऊपर आधारित जो एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भी हमने आपके सामने रखा है और आशा है कि आपने इस पाठ को बड़े अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई संशय रह गया है तो आप एक दो बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ये YouTube के ऊपर लगातार उपलब्ध रहेगी और इसके साथ साथ अगर आप इसके बारे में अपने अध्यापक से चर्चा कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो पाठ है वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा और आप परीक्षा में अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर पाएंगे। यही प्रयास हिंदी संक्रांति मंच की तरफ से किया जा रहा है। आपके अध्यापक जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमारे जो कक्षा के विद्यार्थी हैं वो अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। इस दृष्टिकोण से हमने ये प्रयास शुरू किया है, तो आप स्वयं भी इन कक्षाओं को अटेंड कीजिए और आपके जो मित्र हैं, साथी हैं आपकी कक्षा के, उन तक भी ये सूचना अवश्य पहुंचाएं कि हमारी जो कक्षा है वो रात्रि 8 बजे लगती है और हमें उस कक्षा में पढ़ाया जाता है। और जो भी आपके संशय हैं, जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, उसके लिए आप अपने कक्षा अध्यापक से भी, विषय अध्यापक से भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल अगली कक्षा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।